दोस्तों, आज की कहानी है माँ पापा। आपका कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा, आपकी बेटी चुका देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। केशव आज वर्मा अंकल फिर से आए थे। कह रहे थे कि बिट्टू की शादी में लिया कर्ज कब वापस करोगी। अब तो केशव भी कमाने लगा है। आशा जी ने पूछा, कौन सा कर्ज माँ? मुझे पता नहीं है। फिर आपने जब कर्ज लिया था तो क्या मुझसे पूछा था? केशव ने टका सा जवाब दिया। आशा जी हैरान रह गई और खुद को संयत करते हुए बोली, बेटा, केवल बिट्टू की शादी ही नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए भी कर्ज लिया था। वर्मा अंकल भले आदमी है, उन्होंने बहुत कम ब्याज दर पर पैसा दिया था। वो अब हमें चुकाना है और उनकी बेटियां भी अब शादी लायक हो गई हैं, तो उन्हें इस समय रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। माँ, अब आपका कर्ज चुकाऊं या अपनी जिंदगी जीऊं? बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं है और इतने साल जो मेरी अधूरी इच्छाएं रह गई थी उन्हें भी तो पूरा करना। मेरे शौक और मेरी इच्छाएं कुछ भी मायने नहीं रखती हैं क्या? मुझे अभी नई बाइक भी लेनी है। ऑफिस व पुरानी सी बाइक लेकर जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। माता पिता का तो फर्ज ही होता है कि बच्चों की पढ़ाई करवाए। अब कर्ज लेकर कराए या अपनी कमाई से, ये तो सभी माता पिता करते हैं। इसमें आपने और पापा ने क्या अनोखा कर दिया है? आप और पापा जानो, मुझे इस दलदल से दूर ही रखो। मैं इन सब पसड़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और ये मुझसे रोज रोज की शिक्षित मत किया करो, वरना मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। भला बाप का कर्ज बेटा ही उतारे, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने बेटे केशव की कड़वी बातें सुनकर आशा जी जहर के घूंट पीकर रह गई। पिछले साल भर से उनके पति कैलाश बिस्तर पर थे, उन्हें लकवा आ गया था। कैलाश और आशा जी का एक सुखी परिवार था। 2 बच्चे, एक बड़ी बेटी बिट्टू और छोटा बेटा केशव था। कैलाश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम करते थे। इतना भर मिलता था कि घर का खर्चा चल जाता था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। बिट्टू थोड़ी समझदार थी क्योंकि वह माँ का दर्द और घर की परिस्थितियाँ जानती थी और उसी हिसाब से खर्च करती थी। पर केशव अपने दोस्तों से होड़ करता था। उसे लगता था कि जब सब खर्च कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह नित नई चीजों के लिए पैसे मांगता रहता था। कभी नई तरह की पेंसिल लानी है तो कभी नई कार खिलौने वाली, तो कभी नया तरह का वैसा ही बस्ता लाना है जैसा उसके दोस्त के पास में है। उसकी इसी होड़ के स्वभाव की वजह से कैलाश जी परेशान रहते थे, पर आशा जी का वह लाडला था और वह उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। तू बहुत छोटा भी नहीं है जो अब जिद करता है। 9वीं कक्षा में आने के बाद भी तुझ में समझदारी नहीं आई है। तुझे घर की हालत पता नहीं है, क्यों बेकार में पैसे खर्च करता है। बिट्टू कई बार उसे समझाती थी और डांटती भी थी, पर केशव पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह कहता था कि जब माँ ही मना नहीं करती हैं तो आप क्यों मना करते हो? मैं कोई बहुत बड़ी इच्छा तो नहीं बताता हूँ, छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरी कर ही सकता हूँ। और केशव की बातें सुनकर बिट्टू आगे कुछ ना बोल पाती थी। कैलाश जी ने एक दिन केशव से पूछा, इस साल तेरे बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो मन लगा कर पढ़ना और तुझे आगे क्या बनना है वह तो तूने सोच ही लिया होगा। हाँ पापा, मैं आगे कोचिंग करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे बाहर पढ़ाई के लिए जाना होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई वह तो बहुत ही महंगी होती है। बाहर रहना और इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। कैलाश जी ने मन ही मन सोचा। फिर केशव की इच्छा देखकर
हामी वर्दी, सुनो जी इतनी महंगी फीस और केशव भी बाहर रहेगा, उसे भी हर महीने खर्चा भेजना होगा और पढ़ाई का अलग होगा। हम कैसे कर पाएंगे? छोटी छोटी ईसाई तो ठीक थी, पर इतना खर्च हर महीने संभव तो नहीं होगा। फिर बिट्टू की शादी भी करनी है, वह भी तो अब बड़ी हो रही है। आशा जी सिंधी स्वर में बोली, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, और मेरा दोस्त महेश वर्मा है, वो मदद कर देगा। उसकी अच्छी दुकान चलती है, कम ब्याज पर पैसे दे देगा। थोड़ा बहुत पैसा बैंक से भी ले लेंगे। फिर केशव जब इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, तो सब कर्ज चुका देगा। थोड़ी समय की दिक्कत होगी जब बच्चों के सामने करियर बनाने का सवाल आता है, तो इस उम्र में माता पिता को भी तनाव रहता है। पर जब बच्चा कुछ बन जाता है तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। कैलाश जी की बातों से आशा जी को राहत मिलती है। अब तो बस वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए। वो रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी। केशव अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। बिट्टू भी एक स्कूल में टीचर बन गई। अब उसकी शादी भी करनी थी। केशव को हर महीने एक मुश्त पैसों की जाती थी। बिट्टू के लिए लड़का देखा जा रहा था। लड़की कितनी ही पढ़ लिख कर कमा क्यों ना ले, दहेज तो देना ही पड़ता है। बेटी की शादी में खर्च तो करना ही होता है, और इसका भार लड़की वालों पर भी ज्यादा पड़ता है। रितेश के परिवार में रिश्ता तय हो गया। उनकी ज्यादा मांग नहीं थी, फिर भी खाने का खर्च, बारातियों का स्वागत, रिश्तेदारों का लेन देन का खर्च और गहने कपड़ों, ससुराल वालों को रीति रिवाजों के नाम पर देने का खर्च भी काफी हो जाता है। केशव ने भी दीदी की शादी में बहुत काम किया, और नम आंखों से परिवार वालों ने बिट्टू को विदा किया। बिट्टू विदा होते समय सबकी आंखों में आंसू छोड़ गए, क्योंकि केशव तो बाहर रहता था और अब उसके माँ और पापा अकेले रह गए थे। बिट्टू ससुराल में खुश थी, फिर भी हर त्योहार पर भरकर भेजना होता था। साड़ी, कपड़ों और मिठाइयों पर बहुत खर्च हो जाता था। कैलाश जी प्राइवेट नौकरी थी ज्यादा, और अब उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। ये साल कितने कष्ट और तनाव में निकले, इसका पता सिर्फ कैलाश जी और आशा जी को ही था। आर्थिक तंगी में बच्चों का करियर बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। केशव की नौकरी लगते ही उसे अच्छा पैकेज मिला था। दोनों बहुत खुश थे कि अब उनकी तंगी और तनाव के दिन खत्म हो गए हैं। केशव नौकरी करने लगा। जब पहली बार सैलरी आई तो उसने अपने लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीद लिए। कभी उसने लैपटॉप ले लिया, कभी वह दोस्तों के साथ में घूमने चला गया। अपने बेटे से दोनों कुछ नहीं बोले। सालों उसने अपनी बड़ी ईसाई मारी थी। एक दिन अचानक कैलाश जी बिस्तर से गिर पड़े और उन्हें लकवा मार गया और वह बिस्तर पर आ गए। उनकी नौकरी भी चली गई और इलाज में भी काफी पैसा लग गया। उसकी वजह से केशव पहले ही चिड़चिड़ा हो रहा था। उसे लग रहा था कि अभी तो उसने कमाना और अपनी जिंदगी जीना शुरू किया, और अभी से उस पर ये सब भार आ गया। कैलाश जी की तबीयत पूछने उनके दोस्त वर्मा जी भी आते थे। एक दिन उन्होंने आशा जी को सैलरी भी नहीं थी, अपने दोस्तों से उधार लेकर वह काम चला लेते थे, फिर उसका ब्याज भरते रहते थे। केशव की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अलग कोने में ले जाकर कहा कि वह अब उनसे लिए पैसे चुका दे। उन्हें भी बिटिया की शादी करनी है, और अब तो केशव अच्छा कमाने लगा है, आपका सब कर्ज उतार देगा। आशा जी ने केशव को कहा तो वह चिढ़ गया था और घर छोड़ने की धमकी देने लगा। आशा जी के पास अब कोई सहारा नहीं था। बिट्टू को कहती, पर वह भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि बिट्टू एक संयुक्त परिवार में ब्याही थी और उसकी टीचर की सैलरी भी उसकी सासू माँ रख लेती थी। बिट्टू उन्हें सांत्वना देती थी,
वह खुद भी मजबूर थी। कैलाश जी ने केशव की बातें सुनी तो उन्हें भी बहुत ही दुख हुआ। इधर बैंक वाले सिर पर रोज चले आते थे, उधर वर्मा को भी पैसे देने थे। इसी अंधेरे में एक आशा की किरण चमकी। कैलाश जी का घर 20 बाजार में था और उसे खरीद कर कुछ लोग वहां पर मॉल बनाना चाहते थे। पुराने घर के उन्हें काफी लाखों रुपए मिल रहे थे तो उन्होंने घर बेचने की ठान ली। केशव को और भी लालच आ रहा था। आप उनसे थोड़ी रकम और भी मांग सकते थे। अच्छा, घर बेचकर जो पैसे आएंगे हम उन्हें शेयर मार्केट में लगा देंगे और उससे हमें काफी मुनाफा होगा। हम एक बड़ा सा फ्लैट लेंगे। वहीं पर मेरे एक दोस्त का फ्लैट भी है, उसे लगता है वही वहां पर फ्लैट ले सकता है। अब तो मेरा भी वहां शानदार फ्लैट होगा और महंगा वाला इंटीरियर भी करवाऊंगा। सब दोस्त देखते रह जाएंगे। आज केशव पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था और वह नए फ्लैट के सपने सजा रहा था। कुछ महीनों बाद घर बिक गया और अगले दिन ही चेक कैलाश जी के नाम आ गया। पिताजी, आप चेक और पैसे मुझे दे दीजिए, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। तभी बिट्टू घर आती है। पापा, ये लीजिए घर के पेपर, श्याम चाचा के बंगल वाला घर खरीद ही लिया। कौन सा घर खरीद लिया दीदी? केशव आश्चर्य से बोला। केशव, माँ और पापा अब वापस जाकर अपने गाँव ही रहना चाहते। उनके अपने लोग वहाँ पर है और अब गाँव में अच्छा अस्पताल भी बन गया। वहाँ शहर से डॉक्टर मरीजों को देखने भी आते तो पापा का इलाज वहाँ भी चलता रहेगा और एक दिन पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर केशव भड़क गया। आप लोगों ने गांव में घर ले लिया, मुझे यहाँ शहर में फ्लैट लेना था। यहाँ मैंने एक फ्लैट देख भी रखा था और मुझे बताया भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मैं तो शेयर मार्केट में भी लगाने की सोच रहा था। तभी आशा जी बोली, केशव, इन पैसों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें गांव में रहना है तो हमने वहाँ घर खरीद लिया। वहाँ हम दोनों का मन लगा रहेगा। तेरे साथ रोज अपमान के सहकर नहीं रह सकते हैं। तुझे पढ़ाने और तेरा करियर बनाने के लिए हमने कितने कष्ट सहे, कितने समझौते किए, कितने दुख झेले, पर तू सब भूल गया है। तेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, तूने उसे चुकाने से भी मना कर दिया। क्या कहा था तूने कि बाप का कर्जा बेटा क्यों उतारे? तो आज मैं भी कहती हूँ कि बाप की संपत्ति बेटे को ही क्यों मिले। जब इस घर की परेशानी और तकलीफों से तेरा कोई वास्ता नहीं है तो इस घर के पैसों पर भी तेरा कोई हक नहीं बनता है। तू माँ बाप का लिया कर्ज नहीं उतार सकता है तो किस मुंह से ये पैसे मांग रहा? माँ बाप का कर्ज तो तू वैसे भी नहीं कभी उतार पाएगा। बच्चे को जन्म देने से लेकर पालन पोषण में माँ बाप खुद खर्च है जाते हैं। बच्चों की खुशी और करियर के लिए हर तरह के समझौते कर लेते हैं। तू बहुत प्रगति करे और इतना कमाए कि शेयर मार्केट में खुद का कमाया हुआ पैसा लगाए और तुझे खुद मुनाफा मिले। मेरा आशीर्वाद आज भी तेरे साथ है। तू अपनी मन सही जगह पर फ्लैट ले और खुद उन्नति करे, लेकिन अब हम तेरे साथ नहीं रह सकते। तू यहाँ किराए के घर में रह ले और अपना जीवन अपने हिसाब से जी ले। तेरे ऊपर अब कर्ज चुकाने का भी जोर नहीं है, वो हम चुका देंगे। अब हमारे पास इलाज भी हो जाएगा और हम इज्जत की 2 रोटी भी खा लेंगे और तुझे इन रुपयों में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। केशव शर्मिंदा था, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने माफी मांगी और दोनों को रोकने की भी कोशिश की, पर कैलाश जी और आशा जी नहीं रुके। बिट्टू ने बैंक में चेक जमा करवा दिया। 2 दिन बाद वर्मा अंकल को बुलाकर उनके सारे पैसे चुका दिए और आशा जी ने अपनी ओर से उनकी बेटी की शादी के लिए भी कुछ नकद रुपये उपहार में दे दिए। बैंक से लिया कर्ज भी चुका दिया। बिट्टू ने सारा सामान पैक कर दिया और अपनी माँ और पापा को अच्छे से गांव में जाकर उनके अपने घर छोड़ाई और सारा सामान भी जमा दिया। कैलाश जी और आशा जी गांव में सुख से रहने लगे।